वैसे ही जब भी वायरस की म्यूटेशन होती है तो उसमें एक नया स्ट्रेन आ जाता है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रहा था कि रेनी सीजन में ही ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो क्या मानसून के साथ इसका कुछ लेना देना है? जी। तो पहले एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन आँख में कुछ चला गया, फिर उसको आँख लाल होना शुरू हो जाती है, फिर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, पलकें सूजना शुरू हो जाती है। पेटिकल हेमरेज होती हैं, कई बार बड़ी भी हो जाती हैं, तो उनको अगर हेमरेज वगैरह हो जाती है तो उसको सेटल होने में मे बी 10 दिन लग जाएंगे। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। इस वक्त जम्मू में एक समस्या बनी हुई है और वो है कंजक्टिवाइटिस, या फिर जिसे हम आई फ्लू के नाम से जो है वो जानते हैं। और जहां एक तरफ ये आई इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्कूल गोइंग जो किड्स हैं, यानी बच्चे जो हैं जो स्कूल जाते हैं, उनमें भी बड़ी तेज़ी से ये जो है वो फैल रहा है। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अशोक शर्मा, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कंजक्टिवाइटिस हमने देखा था 4-5 साल पहले, मुझे याद है कि ये कंजक्टिवाइटिस जब आया था बहुत तेज़ी से फैला था। और अब ये जो कोरोना के बाद का एपिसोड है तो थोड़ा सा डर भी लगता है, और हम देख रहे हैं कि खासकर छोटे बच्चों में बहुत, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ कंजक्टिवाइटिस? कंजक्टिवाइटिस जो कंजक्टावा होती है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, आँख की आउटर कवरिंग होती है जी। तो कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो रही है। जिस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात करने आए हैं वो वायरल है। ओके। तो वायरल है, वायरस का क्या होता है कि उसकी म्यूटेशन होती रहती है। जैसे आपने देखा कोविड में म्यूटेशन हुई, वैसे ही जब भी वायरस की म्यूटेशन होती है तो उसमें एक नया स्ट्रेन आ जाता है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं। जी। एक ऐसी चैलेंज आ जाती है जिसके लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं है, तो उसमें कंजक्टिवाइटिस के केसेस फैलना शुरू हो जाते हैं। ये म्यूटेशन 3-4 साल में होती है। 3-4 साल पहले भी आपने टीका आया था, अब दोबारा आ गया है। जी। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पर्ट होती है, फटाफट केसेस होना शुरू होते हैं। एक हुआ, उसने 4 को इन्फेक्शन दी, 4 ने 16 को दी, एक रिवर्स पिरामिड सा बनना शुरू हो जाता है। ओके। तो अब वो इसकी वजह से क्या होगा कि पहले जो हमने देखना शुरू किए कि लोगों के बच्चे रिपोर्ट कर रहे थे गला ख़राब था, आंखों में कंजेशन थी, बुखार था। जी। फिर धीरे धीरे बड़ों में भी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुई इसकी। आंखें लाल होना शुरू हो गई, उसमें से लग रहा चुभन सी शुरू हो गई, फिर सूजन शुरू हो गई, पानी चलना शुरू हो गया। और एक कंजक्टिवाइटिस का इस पर फुल ब्लोन जो डिजीज़ है वो है, एपिडेमिक फैला हुआ है। और इस पर जो जब हमने स्टार्टिंग में केस ऑब्जर्व करना शुरू किए तो कोई इक्का दुक्का केस आता था 15 दिन पहले। फिर एक हफ्ता पहले 10 से 15% हमारी OPD जो थी उसमें कंजक्टिवाइटिस के केसेस थे। आज की डेट में 60 to 70% केसेस जो है हमारे यहाँ नहीं, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ये है। तो आपने कहीं स्कूल जाने वाले बच्चों की, तो बेसिकली स्कूल जो बच्चे जाते हैं वो इकट्ठे बैठते हैं, जो सोशली एक्टिव ग्रुप है, चाहे वो एडल्ट हैं या बच्चे हैं, वो एक दूसरे को फैला देते हैं। वो बच्चा घर लाएगा, दूसरे छोटे बच्चे को होगी या बड़े बच्चे को होगी, जो स्कूल नहीं जाता है उसको होगी, फिर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देगा, वहाँ से उसके पेरेंट्स को होगी। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे सब लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो इसमें ये साइकिल ये रहता है कि जब 50% लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगी तो केसेस डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हफ्ते के बाद ये केसेस डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रहा था कि रेनी सीजन में ही ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो क्या मानसून के साथ इसका कुछ लेना देना है? मानसून एज सच नहीं है, जहाँ भी आपके फेवरेबल सर्कमस्टांसेस रहते हैं जी, आप मतलब लोग एक दूसरे को, जैसे मैं आपके पास मुझे इन्फेक्शन है, मैं आपके पास आके बैठता हूँ, गले मिलता हूँ, 10 लोगों से मिलता हूँ, तो 10 लोगों को मैं इन्फेक्शन दे के जाता हूँ। चाहे वो सर्दियाँ हों, तो जैसे सब लोग कोशिश करते हैं कि कमरे में बैठेंगे, तो उसमें काफ़ी सारी बीमारियां सर्दियों में होती हैं, कफ कोल्ड आपने देखा होगा, कुछ टेम्परेचर की वजह से, कुछ अदरवाइज एक दूसरे को फटाफट दे देते हैं। तो रेनी सीजन के साथ कुछ रहता है इनका, पर कोई स्पेसिफिक नहीं है। एक म्यूटेशन किसी भी सीज़न में हो सकती है और किसी भी सीज़न में फैल सकता है। डॉक्टर साहब, वायरल एक्सपोजर जो है वो कब होता है, कहाँ होता है, चांसेस क्या ज़्यादा है? देखिए, जिसको भी इन्फेक्शन हो गया है तो वो चाहे छींक रहा है, चाहे उसने अपनी आंखें मली और उसके बाद एक किसी कपड़े को हाथ लगाया, या कहीं टॉयलेट में गया, टैप खोला, या आप जहाँ आप
काम करते हैं, टेबल पे हाथ लगाया, आपके किसी ने फाइल को हाथ लगाया, उसके बाद वो आपके पास आ गया और आपकी आंखों में इन्फेक्ट हो जाता है। जब आप घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो जैसे आपने टॉवल कॉमन यूज़ किया, सोप कॉमन यूज़ किया, वैसी वहाँ से भी हो जाता है। ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या है जो इमीडिएट सिम्टम्स? इमीडिएटली जो पेशेंट को पहले लगता है कि मेरी आंख में रड़क पड़ रही है, नॉर्मली इट स्टार्ट्स विद वन आई, डिपेंड करता है। जैसे राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट आई को पहले मलेंगे तो राइट से स्टार्ट होता है, बट इट कैन स्टार्ट विद एनी आई, किसी भी आंख से स्टार्ट हो सकता है और दूसरी आंख को इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरी आंख की जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि तब तक इम्यून सिस्टम हमारा जाग चुका होता है जी। तो पहले एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन आंख में कुछ चला गया, फिर उसको आंख लाल होना शुरू हो जाती है, फिर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, पलकें सूजना शुरू हो जाती है, आंख कम खुलती है, सुबह जब उठेंगे तो आंख चिपकी होती है, ये सब चीज़ें रहती हैं, पानी चलता है, दर्द होती है, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं, धीरे धीरे कम भी होती जाती हैं। डॉक्टर साहब पेनफुल कितना होता है? और हम जो केसेस आजकल जम्मू में देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आईलिड्स वगैरह जो उनमें काफ़ी सूजन होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या एक है? सर पेन भी होती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो क्योंकि आंख खुल नहीं रही है, ऐसे लग रहा है कि आपकी आंख में कुछ पड़ा हुआ है सारा टाइम, तो वो सारा रहता है। दूसरा हमने देखा है कि जब सेल्फ मेडिकेशन की बात आती है तो लोग जो है वो ठंडे पानी से आंखें धोना जो है वो शुरू कर देते हैं। ये जब इमीडिएट सिम्टम्स हो, जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बाद लोगों को पता लगता है कि नहीं इन्फेक्शन हुई है और कंजक्टिवाइटिस है या फिर वायरल लोड है, ये बाद में पता लगता है। तो क्या ठंडे पानी से आंखें धोना ये सही रहता है? देखिए सर, सीधी सी बात है, नेचर ने जो हमें बनाया है, ऊपर वाले ने पूरा ध्यान दिया है। शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सबको कि हम हर 10 सेकंड में अपनी आंखें साफ़ करते हैं। जब हम ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाती हैं और आंखें धुल रही हैं। हमारे यहाँ एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है, वो स्क्रीशंस उसकी आती हैं, वो जब हम ब्लिंक करते हैं वो पूरी आई पे स्प्रेड होती हैं, फिर वो नाक से होके चली जाती है, गले में एब्जॉर्ब हो जाती हैं जी। तो आपके आंखें धोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। नुकसान हो सकता है कि जब आप आंखें धोते हैं, डिस्चार्ज आप फेंक रहे हैं तो उससे वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जो आपके ऑप्थेल्मिक फिजिशियन ऑप्थेमोलॉजिस्ट ने आपको दवाइयाँ दी हैं, आप उनको जैसे उसने बताया वैसे डालें तो वो बेटर रहेगा, छट्टे देने के बजाय। जहाँ सेल्फ मेडिकेशन, जब आप ओवर द काउंटर कोई भी ड्रॉप्स लेके डालना शुरू कर दें, क्योंकि बीमारी से बहुत कम केसेस हमने देखे हैं जिसमें मे बी 2-3 महीने बाद थोड़ा बहुत कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है, पर बीमारी से किसी को नुकसान नहीं होता। पर अगर आप गलत इलाज करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, आप स्कूल के बच्चों की बात कर रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त स्कूल जो है वो बंद कर देने चाहिए? क्योंकि जहाँ पे भी गैदरिंग होगी, खासकर स्कूल के बच्चों की बात करें, क्योंकि स्कूल्स में ऐसा कल्चर होता है कि बच्चे जैसे लंच इकट्ठे करते हैं, गेम्स नहीं इकट्ठे पढ़ते हैं, वो 30-50 लोग बच्चे इकट्ठे बैठे, उससे ज़्यादा ये वायरल लोड जो है वो फैलेगा। देखो, एक तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रीव्यू है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, पर यह है कि अगर स्कूल बंद होते हैं तो इससे डिजीज़ स्प्रेड होने में हिंड्रेंस होगी, मतलब डिजीज़ इतनी नहीं स्प्रेड होगी। मैंने आपको बताया कि जहाँ भी सोशली लोग गैदर होते हैं, चाहे वो पार्टी है या स्कूल है, तो वहाँ से ये डिजीज़ फैलती है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को दी, उसने अपने पेरेंट्स को दे दी, ग्रैंड पेरेंट्स को दे दी, तो स्प्रेडिंग। तो अगर आप स्कूल वगैरह को इनकी छुट्टियां प्रीपोन पोस्ट कुछ कर लें, वैसे कर लें, तो आपकी मैं सलाह से बिल्कुल सहमत हूं कि इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि इसका नॉर्मल कोर्स क्या रहता है? मतलब कितने दिन ये वायरल लोड जो है वो लेता है? क्या इसका देखिए, वायरल इन्फेक्शन है, 7 से 10 दिन लग सकते हैं, पर नॉर्मली आजकल कोई अवेयरनेस इतनी है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है कि कोई भी इसके नॉर्मल कोर्स को रन नहीं करने देता है। तो जो हम लोग देख रहे हैं और ट्रीट करना शुरू कर रहे हैं, 3-4 दिन में हम लोगों को ठीक करके दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा है जिसमें हेमरेजेस हो गई हों, आंखों के अंदर हेमरेजेस हैं वायरल का, तो हॉलमार्क ही होता है कि एक आपको यहाँ गिल्टी होती है, उसको प्री ऑरिकुलर लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं, और छोटी छोटी पेटिकल हेमरेज होती हैं, कई बार बड़ी भी हो जाती हैं। तो उनको अगर हेमरेज वगैरह हो जाती है तो उसको सेटल होने में मे बी 10 दिन लग जाएंगे, पर जो दवाई डालना प्रॉपर शुरू करेंगे अगर आई स्पेशलिस्ट के कहने पे, तो आपको 2-3 दिन में कंफर्टेबल हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट द डॉक्टर? एज सून एज पॉसिबल। ओके। जितना जल्दी हो सकता है आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। जिसको आप फ्लू समझ रहे हैं, हो सकता है वो कुछ हो, ये थोड़ा हर आदमी को फ्लू ही है, हो सकता है वो काले मोतिये का अटैक हो जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है जी। तो इसीलिए आप
किसी भी दवाई डालने से पहले या कुछ करने से पहले एक आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिल लें। और डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवायरस तो है, ट्रीटमेंट क्या है? देखो इसमें एंटीवायरल तो डालते नहीं हम लोग, ठीक है। वायरस एक प्रजम्पशन पे चलता है कि हमें पता है कि वायरस में ये होता है, छोटी छोटी हेमरेजेस हैं, यहाँ पर ग्लैंड की स्वेलिंग होगी, वो हो जाता है। अभी वायरस ऐसा सच आइसोलेट तो नहीं हुआ है कि कौन सा वायरस है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो एडिनो वायरस ही होते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीवायरल तब तक नहीं डालते जब तक कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं होती है। तो कंजक्टिवा के लिए हम लोग एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स और खाने वाली दवाई ये देते हैं और पेशेंट्स आर डूइंग वंडर्स। अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमें ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जिसको रिस्पांस नहीं आया हो। आप ओपीडी का जिक्र कर रहे थे और आप कह रहे थे कि 70 to 80% पेशेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और बच्चों की इसमें कितनी तादाद है? बच्चों की काफ़ी तादाद है, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 50% बच्चे हैं। तो डॉक्टर साहब एहतियात क्या करनी चाहिए? एहतियात यही है कि जिसको हो जाता है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, वो अपना तौलिया, रुमाल सब, एक चश्मा पहन ले, क्योंकि अगर आपने चश्मा पहना तो आंखें नहीं मल रहे हैं, अब आप अपनी आंखें नहीं मल रही हैं तो आपके हाथ में वायरस नहीं आ रहा है और आप वो जगह जगह नहीं फैला रहे हैं। दूसरा, जिसको मतलब जहाँ भी जैसे आपके बच्चे को हो गया है तो आप उसको स्कूल मत भेजें, जिसको हुआ है वो ऑफिस अवॉइड करें। ये सब चीज़ें करें तो आप डिजीज़ प्रोग्रेशन जो है वो कम कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आप कह रहे हैं? ये हाईली इन्फेक्शियस है, कम्युनिकेबल है। ट्रैवल रेट क्या रहता है? ट्रैवल रेट क्या रहता है कि कितना जल्दी फैल जाता है? सर जो आपके कांटेक्ट में आया ना, क्योंकि म्यूटेंट स्ट्रेन है तो ये अगर 80 to 90% लोगों में अगर आपको कोई मिल गया तो अगर आपने वही हाथ उससे हाथ मिला के आंखें में मल दिया तो आपको होना ही होना है वो। डॉक्टर साहब इसमें हमने देखा कि जो हमने लोगों से बात की, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको अभी ये प्रॉब्लम हुई है, उनका ये मानना था कि ये शुरुआत जब होती है तो आँखों का मलना शुरू हो जाता है, कि एक टेंडेंसी आती है नेचुरल कि आप मलना शुरू कर देते हैं। तो ये आँखों का मलना कितना ख़तरनाक है, इससे कितना नुकसान होता है? देखो सर, जिसको भी इचिंग होगी, जिसको लगेगा मेरी आँख में कुछ गिरा है तो वो तो मलेगा ही। मैं जिसको जितना बजे यहाँ कहूँ कि आँख मत मलो तो मले बगैर तो रहा नहीं जाएगा ना। आपको भी आँख में इचिंग हो रही है तो उसमें आपको मलने का मन करेगा, आप मलेंगे। उसमें यही है कि जब आपने आंखें मल ली, एक सैनिटाइज़र साथ रखें और उसी वक्त अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लें, ताकि आपका जो वायरस है वो आंखों तक ही रहे, जो आपके हाथों में जो लगा है वो सैनिटाइज़र से आपने ठीक कर लिया है। डॉक्टर साहब बच्चों की हम बात कर रहे थे, खासकर आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लोड है स्टडीज़ का, और ऐसे में अगर आई इन्फेक्शन वगैरह होता है लेकिन बच्चे तब भी कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती आँख खोलकर होमवर्क करने की, पढ़ने की, बहुत नज़दीक से पढ़ने की, तो इस केस में किस तरह से एहतियात करनी है? देखो सर, एक तो उसको साफ नहीं दिखाई देगा। एक बच्चा जो आप कह रहे हैं ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, आपने उसको ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन शेड्यूल हैं, बड़े सारे प्लेटफॉर्म से पे आजकल हम पढ़ा रहे हैं, काहूट है, सॉक्रेट है, जिन पे जो स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, तो वो उसको काम करना है। और एक तो उसको दिखेगा नहीं तो उसका स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि टीचर्स को भी थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए। जिन बच्चों को अगर फ्लू हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस से आपको लगता है, तो आई थिंक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को उनको छुट्टियां दे देनी चाहिए। सर एपिडेमिक की हम बात कर रहे हैं और एपिडेमिक में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी इसीलिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि अवेयरनेस, मैं भी इसीलिए आपके पास आया हूं। जी। और आपसे बेस्ट कोई गेस्ट तो हो भी नहीं सकता जो हमें अवेयरनेस दे इसके रिलेटेड। स्कूल्स में अगर अवेयरनेस करनी हो तो स्कूल्स को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें कोई ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है वो स्कूल में बुलाना चाहिए? क्या उनको बच्चों को अवेयर करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि एक एपिडेमिक है जो फैल सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है? और अभी भी मैं प्रोग्राम करने से पहले किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है वो आंखों में प्रॉब्लम हो गई है, कंजक्टिवाइटिस या फिर वायरल लोड जिसको हम कह सकते हैं वो हुआ है। तो ऐसे में स्कूल्स को क्या करना चाहिए? सर इसमें अवेयरनेस है, हमारी ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी है, उसके वेबसाइट पे कुछ वीडियोस हैं, कुछ टॉक्स हैं। जैसे अब आप ये टॉक आप रिकॉर्ड करते हैं, यू कैन शेयर दिस टॉक, तो अवेयरनेस होगी। अगर आपके असेंबली में आपने एक बार यहाँ से 4 लाइनें उठा के बोल दी, जिसको इन्फेक्शन हो गई वो आएगा नहीं और डॉक्टर को दिखाएगा, तो ये सब करने से ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। और एक आपने ही सजेशन दी कि अगर जब आपको लगता है कि एपिडेमिक पीक पे है, अगर उस वक्त आप स्कूल्स की वेकेशन प्रीपोन कर लेते हैं ताकि उनका एकेडमिक लॉस भी नहीं हो, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन गिवन बाय यू। डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिर में
क्या मैसेज देना चाहेंगे जनरल पब्लिक को, सोसाइटी को, क्योंकि ये बीमारी जो है सिर्फ स्कूल के बच्चों तक महदूद नहीं है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हुई है, और जिस तेज़ी से ये प्रॉब्लम फैल रही है वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी मेडिकल कॉलेज की ओपीडी, इसके अलावा सरवाल हॉस्पिटल की ओपीडी, हम देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी है वहाँ पे पेशेंट्स का इन्फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे में जनरल सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से हम इस एपिडेमिक को रोक सकते हैं? अगर हम रोक नहीं सकते तो कम से कम एहतियात कितना ज़रूरी है और क्या एहतियात हमें करना चाहिए? मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको हम अगर किसी को इन्फेक्शन हो गई है या किसी को एक्सपोजर हो गया है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑप्थेमोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, जैसे वो दवाई कहेंगे वैसे करना है। फिर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपको इन्फेक्शन हो गई आपने उसको अपने अंदर ही ख़त्म करना है, उसको किसी को गिफ्ट नहीं करना है। तो उसके लिए आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, जो भी प्रिकॉशंस हैं, ताकि आप किसी और को वो नहीं दे पाएँ। और तीसरा है कि देखो, शरीर का हर अंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसका अपना महत्व है, पर आंखें इन सब से ऊपर हैं, और भगवान ने इसीलिए ऊपर ही रखी हुई हैं। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें किसी भी कॉस्ट पे। आजकल आपको ऑप्थेमोलॉजिस्ट कोई दूर नहीं है, काफ़ी सारे ऑप्थेमोलॉजिस्ट जम्मू शहर में भी 250 से 300 ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। आप किसी भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही उनकी सलाह के अनुसार दवाई लें और जैसा वो कहते हैं वैसे करें। डॉक्टर साहब, लास्ट में एक पॉइंट रह गया, वायरस कितना लीथल है? अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या फिर डॉक्टर को अवॉइड करते हैं तो ये कितना लीथल है? देखो, अगर तो आपकी कॉर्निया इन्वॉल्व हो सकती है तो विजन भी जा सकता है। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रॉपर चलते हैं और सही इलाज करवाते हैं तो वायरस आपको कुछ दिन तकलीफ़ दे सकता है, आपकी नज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। अल्टीमेटली सबका कंसर्न रहता है कि मेरी नज़र पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा जी। तो अगर आप गलत दवाई डालते हैं तो आपकी कॉर्निया में अगर स्कार हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो आपकी नज़र भी कम हो सकती है, जा भी सकती है। तो आप इतना लीथल वायरस नहीं है जितना, पर अगर आप गलत इलाज करेंगे तो आप इससे काफ़ी नुकसान करा सकते हैं अपना। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अशोक शर्मा, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के। और देखिए, आँखें जो हैं इनको बचाना, इनकी देख रेख करना, बल्कि शरीर के हर अंग की देख रेख करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आँखें चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो ऐसे में कोशिश ये करनी है कि हम एहतियात करें, और ख़ासकर ये जो वायरल फ्लू है या फिर कंजक्टिवाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो ना बढ़े। और अगर फैमिली में किसी को होता है तो वो ये कोशिश करे कि बाकी मेंबर्स को जो है वो ये ना हो, आइसोलेट करे अपने आप को। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिन चीज़ों के बारे में कहा कि किस तरह से मेडिकेशन होनी चाहिए, किस तरह से डॉक्टर को विज़िट करना है, और किस तरह से ये एहतियात करनी है कि हम ये तोहफ़ा किसी और को ना दें, इन सभी चीज़ों पे जो है वो कंट्रोल करना होगा। तभी ये पॉसिबल होगा कि कोरोना की तरह हम कोई दूसरा एपिडेमिक जो है वो नहीं फैलाएं। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।